नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे 7 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है ये। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कन्फ्लिक्ट ओवर रिवर नाइल से रिलेटेड। उसके बाद डिस्कशन होगा गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड, वहां पर जो अभी टेंशंस बनी हुई हैं कंट्रीज के बीच, उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। और इंडिया के क्या रिलेशंस हैं गल्फ कंट्रीज के साथ, उसके बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे यशांगना के बारे में, क्या होता है ये आपको आगे लेक्चर में समझ में आएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं जुडिशियल रिव्यू के साथ। इससे पहले मैं आपको कंटेस्ट बताऊं, मैं आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में समझाना चाहूंगा कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए सरकार क्या करती है, कोई लॉ पास करती है, ठीक है ना। आपको पता होगा लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। जो हमारा लेजिस्लेचर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लॉस को फॉर्म करे, ठीक है। मान लीजिए कि सरकार ने क्या है, कोई लॉ को पास किया। अब सरकार ने ये जो लॉ है वो एक बैड फेथ में इस लॉ को पास किया है, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हर्ट करने के लिए इस लॉ को पास किया गया है, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई ऐसा लॉ पास किया गया है कि फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, जो जंगल में जो लोग रह रहे हैं उन्हें जंगल से बाहर निकाल देंगे और पूरे जंगल के ऊपर कब्जा कर लेंगे। मान लीजिए कि ये बैड डिसीजन हमने लिया है, ठीक है ना। जो ट्राइबल कम्युनिटीज हमारे जंगल एरिया में, फॉरेस्ट एरियाज में रह रही हैं, हम उन्हें वहां से बेदखल कर देंगे और उनकी जमीन पर हथियार लेंगे। ऐसा डिसीजन लिया है सरकार ने, ठीक है। अब तो लॉ बनाने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। अब आप क्या करोगे, ठीक है, लॉ तो बन गया, सरकार ने जो डिसीजन ले लिया, अब इसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, एक प्रोसीडिंग होती है जिसका नाम होता है जुडिशियल रिव्यू। यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जो लॉज पास किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा उनके ऊपर अपना रिव्यू दे सकता है कि ये जो लॉज आपने पास किए हैं या आपने गुड फेथ में लिए हैं या बैड फेथ में लिए। आपके लॉज को पास होने के बाद किसी कम्युनिटी को कोई नुकसान तो नहीं होगा, ठीक है ना। किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं होगा इस लॉ के द्वारा। तो इन चीजों को देखने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, बाय द वर्च्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। अब ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है और हाई कोर्ट के पास भी होता है। जो स्टेट की हाई कोर्ट्स भी होती हैं उनके पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, ठीक है। यहां पर आप एक और चीज समझिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, इसके बारे में समझिए। देखिए लॉ जो है ना वो दो प्रकार से पास किया जाता है। एक होती है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्रोसेस, ठीक है ना। एक होती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब होता है कि एक लॉ को पास करने के लिए इंडिया में किस प्रकार की सिस्टम है। देखिए एक बिल को पास किया जाता है, एक बिल को सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है कहां पर, लोकसभा में, ठीक है। फिर वो जो बिल है वो कहां पर जाता है, राज्यसभा में जाता है। और राज्यसभा में वो बिल अगर पास हो जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट अपने उस बिल के ऊपर साइन कर देता है, तो वो जो बिल है वो एक्ट बन जाता है। यही प्रोसेस है इंडिया में, अगर किसी कोई नया लॉ हमें बनाना हो, कोई नया कानून हमें पास करना हो तो, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एक पूरी की पूरी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड, ठीक है ना। ये पूरी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है किसी कानून को पास करने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई भी लॉ इस प्रोसेस को पास कर कर लागू किया गया है तो हम उसे कहते हैं ये जो लॉ है ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, हम उस लॉ के इंटेंशन को नहीं देखते हैं कि ये जो लॉ है वो सही है या गलत, हम उस चीज को नहीं देखते हैं। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है, ये जो लॉ पास किया गया आपने सही प्रोसेस से उसको पास कर लिया, चलो ठीक है, बट क्या इस लॉ से किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, इस चीज को चेक किया जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। उम्मीद है आपको पॉइंट क्लियर होगा। जुडिशियल रिव्यू अगर इंडिया में बात की जाए तो देखिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी जुडिशियल रिव्यू शब्द मेंशन नहीं है, बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ही जुडिशियल रिव्यू निकल कर आया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जुडिशियल रिव्यू जो है इंडिया ने यूएसए की सुप्रीम कोर्ट से बोरो किया है, ठीक है ना, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। बट इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं
जो जुडिशियल रिव्यू के बारे में पावर देते हैं इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को या फिर इंडिया के हाई कोर्ट को हम बोल सकते हैं, इंडिया की जुडिशरी को बोल सकते हैं कि इंडिया की जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी जाती है। कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में, आप इसके बारे में पढ़ते होंगे। आर्टिकल 136, आर्टिकल 142 और आर्टिकल 147 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आपके जुडिशरी से रिलेटेड। यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आपका आर्टिकल 13। क्या बोलता है आर्टिकल 13? कि वो ऐसा कोई भी ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है, किसी भी प्रकार से अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वो क्या करता है, वायलेट करता है, तो वो लॉ नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आर्टिकल 13 बोलता है। ठीक है, यहीं से हमारा जुडिशियल रिव्यू ही निकल कर आया है। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, गला लगा हुआ है, ऑलराइट, इसलिए बीच बीच में मैं खांसता रहूंगा। उम्मीद है आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, माफ कर दीजिएगा मुझे। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमारा इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975। इस केस के बाद यह बोल दिया गया था कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आपसे कोई भी यह अधिकार, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार छीन नहीं सकता। यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशनल एंड ऑब्जर्वर रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी। ठीक है ना, जुडिशरी क्या करता है? इंटरप्रेट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और ऑब्जर्वर का रोल निभाता है, यानी कि पावर का मिसयूज ना किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, इसका रोल भी निभाता है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहां से याद रखना है, हमारी जुडिशरी के द्वारा सू मोटो केसेस भी लिए जाते हैं। देखिए क्या होता है, अभी अगर किसी पब्लिक मैटर पर सुप्रीम कोर्ट को अपना जजमेंट सुनाना है तो उसके लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल को फाइल होना जरूरी है। ठीक है, आप अगर पीआईएल, फॉर एग्जांपल दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इससे रिलेटेड आपने पीआईएल फाइल की कि बताइए सरकार जो है वो डिसीजन क्यों नहीं ले रही है, कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ प्रोसेस क्यों नहीं उठा रही है, तो आपको एक पीआईएल फाइल करनी पड़ेगी। अब क्या है, सरकार जो है वो खुद से ही सू मोटो ले लेती है, यानी कि अब पीआईएल को फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा बड़े लोगों को इंटरेस्ट में लेता है, ठीक है ना, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इंटरेस्ट में लेता है, तो खुद से ही वो उस केस को ले सकते हैं, उसे हम बोलते हैं सू मोटो केसेस। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट आता है जो आपको याद रखना है, वो है जुडिशियल रिस्ट्रेन वर्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म का। जुडिशियल रिस्ट्रेन क्या होता है? यहां पर जो रिस्ट्रेन बनाने की कोशिश करती है, ठीक है ना, अभी क्या किया जाता है, जो गवर्नमेंट होती है अगर वो किसी प्रकार के इनवैलिड लॉज को पास करती है, ऐसे लॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिड कर रहे हैं, वॉइड कर रहे हैं, तो उन केसेस को लेती है जुडिशरी, उसे हम कहते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेन। ठीक है ना, अपने खुद की तरफ से ही जुडिशरी अगर कोई डिसीजन बना दे, कोई नया लॉ पास कर दे, तो उसे हम बोलने लग जाएंगे जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि जुडिशरी क्या कर रहा है, अपने रोल को ओवरकम कर रहा है। ठीक है ना, अपने रोल से आगे बढ़कर काम कर रहा है। ठीक, जुडिशियल का रोल क्या है? आप भैया क्या करो, लॉ के ऊपर लोगों को सजा सुनाओ कि ये लॉ इन्होंने सही किया या गलत किया, ठीक है ना, इंटरप्रेट करो, खुद से कोई कानून मत बनाओ। कानून बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का है। बट जब लेजिस्लेचर के फंक्शन भी जुडिशरी के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं तो हम उसे क्या बोलने लग जाते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहती हैं दोनों चीजें। ठीक है, तो एक एक बार आप और देख लीजिए जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या होता है, जजेस को क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेन में क्या होता है, जजेस को क्या करना चाहिए, लुक टू द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, ओरिजिनल इंटेंट पर देखो, यानी कि हमारे जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किस इंटेंशन के साथ इस कानून को बनाया था, उस इंटेंट को आपको अपने ध्यान में रखना है यहां पर। ठीक है, उसके आगे नहीं जाना है। उसके बाद लुक एट द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर दैट रोड द लॉ। आपको यह भी देखना है कि जो नया कानून पास किया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, उसका क्या इंटेंट है, क्या वो लोगों को परेशान करने के लिए बनाया गया है, उसका क्या इंटेंट लोगों को परेशान करना है, ये चीज आपको देखनी है। उसके बाद रिस्पेक्टफुल ऑफ प्रेसिडेंट, हमारा जो पुराना कानून बना, देखिए जुडिशरी क्या करती है, अगर उसे किसी नए केस के ऊपर सुनवाई करनी है तो जो पुरानी जजमेंट हुई है उनको उठाता है, उन्हीं जजमेंट के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन को वो फ्रेम करता है। ठीक है ना, तो उसको भी रिस्पेक्ट दी जाती है जुडिशियल रिस्ट्रेन में। उसके साथ साथ क्या किया जाता है, आर्ग्यू दैट चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी मेड थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो आपको
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो प्रोसेस स्टैब्लिश की गई है, यानी कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसको फॉलो करना होगा। ये बातें बोली जाती हैं जुडिशियल रिस्ट्रेन में। जुडिशियल एक्टिविज्म इससे एक कदम आगे चला जाता है। वो क्या बोलता है, यहां पर हम बोल रहे थे कि ओरिजिनल इंटेंट को हमें ध्यान में रखना है, यहां पर भैया उनकी इंटेंट से और आगे बढ़ के सोचो, ठीक है। यहां पर क्या बोलता है, जो लॉ है उसमें लेजिस्लेचर की क्या भूमिका रही है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। बट यहां पर क्या लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज होते रहना चाहिए समय के अनुसार, ये बातें बोली जाती हैं यहां पर, ठीक है। फिर यहां पर क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंट को आपको रिस्पेक्ट देनी है, बट यहां पर एक्टिव एक्शन लो, टाइम के अकॉर्डिंग जो नेसेसरी है वो एक्शन हमें लेना होगा, ठीक है ना। अगर पॉल्यूशन बढ़ रहा है और सरकार उसके ऊपर कोई कानून नहीं बना रही है तो खुद से ही हमें इसके ऊपर एक्शन लेना होगा, ये बोलता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। फिर कैन वी इन्वॉल्व इन इंटरप्रेटिंग एंड इनलार्जिंग द लॉज, लॉज को हम इंटरप्रेट खुद से करेंगे। आपने क्या बोला हमें फर्क नहीं, हम खुद से ही लॉ को इंटरप्रेट करेंगे और हम जो बोल देंगे वो वर्डिक्ट फाइनल होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू के, बहुत इंपॉर्टेंस है जुडिशियल रिव्यू की, और आपको अभी समझ में आएगा कि जुडिशियल रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो क्या कर रहे हैं, सरकार के हाथ बांध रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज्यादा। क्यों है इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बनाए रखते हैं। ऐसा कोई भी लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है उसको तुरंत नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मिसयूज किया जाता है पावर का, जो लेजिस्लेचर है वो अपनी पावर को मिसयूज करती है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस बनाने की कोशिश है ये, ठीक है ना। लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। किसी भी प्रकार से आप अगर फंडामेंटल राइट को छीनने की कोशिश करते हो तो जुडिशियल रिव्यू वहां लग जाएगा और सुप्रीम कोर्ट आपको ऑर्डर देगा कि आप ये कानून को पास नहीं कर सकते। इसके साथ साथ फेडरल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। फिर उसके साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करता है, और टायरनी, जो क्रूरता होती है ना शासकों की, ये कोई भी ऐसी सरकार नहीं होती जो टायरेंट नहीं होती, ये बात हमेशा आप याद रखिए, ठीक है ना। हम अभी बोलते हैं कि ये सरकार टायरेंट है, इसके पहले वाली सरकार टायरेंट नहीं थी, या फिर आज की इसके पहले वाली सरकार टायरेंट थी, आज की नहीं है। तो सारी सरकारें जो भी होंगी ना, सब टायरेंट होती है, उनका नेचर ही होता है। अगर टायरेंट नहीं होती हमारी सरकारें तो जो लॉज अभी लग जाते ना अनलॉफुल एक्टिविटी का, वो लॉ नहीं लगता लोगों के ऊपर, ठीक है ना। जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं जिनके ऊपर वो लॉ नहीं लगना चाहिए, वो जो रिपोर्टिंग करने जाते हैं उनके ऊपर सरकार क्या लगती है, अनफेथफुल एक्टिविटीज का लॉ लगा देती है, अनलॉफुल एक्टिविटी का लॉ लगा देती है, ठीक है। तो वो नहीं लगता। तो ये बात बताता है कि सरकारें टायरेंट होती है, वो उनका नेचर है, ठीक है ना। तो यहां पर जुडिशियल रिव्यू एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी टायरेंसी को कम करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर प्रॉब्लम्स विद जुडिशियल रिव्यू, अब कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, सभी कुछ तो फायदे नहीं है। सबसे पहले तो जो फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट की उसको रिमिट करता है, ठीक है ना। कोई भी कानून लेके आना चाहेगी सरकार, कोई नई पॉलिसी लेके आना चाहेगी, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। उसके साथ साथ क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर की बात मेंशन है, ठीक है ना। अगर आप अपनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज देखेंगे तो वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर मेंशन है। ये जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, ये क्या कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को वॉइड कर रहा है, नल एंड वॉइड खुद से ही कर रहा है। ऑलराइट, जुडिशियली अपने रोल से बाहर आके लेजिस्लेचर का काम कर रहा है। उसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम है, जो जजेस होते हैं उनके पर्सनल ओपिनियन जो होते हैं, उनके खुद की जो रूलिंग होती है, ठीक है ना, वो भी एक हार्मफुल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जो जज होता है वो भी अगर किसी चीज से इन्फ्लुएंस्ड हो, उसकी पर्सनल जो वैल्यूज हो उनसे अगर इन्फ्लुएंस्ड होकर वो डिसीजन लेने लग जाए तो भी वो गलत चीज है। उसके साथ साथ क्या होता है, जो गवर्नमेंट की इंटीग्रिटी, क्वालिटी और एफिशिएंसी होती है उसके ऊपर संदेह खड़े करता है जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन, ठीक है। तो मैंने आपको गुड और बैड दोनों बता दिया है जुडिशियल रिव्यू के। अब आप खुद से डिसीजन ले लीजिए और कंक्लूजन खुद से ही ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना, कि क्या कंक्लूजन होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से कंक्लूड करोगे ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। गुड बता दिया, बैड भी बता दिया, ठीक है ना, कंक्लूड खुद कीजिएगा, ठीक है। ये वे फॉरवर्ड एक प्रकार से कंक्लूजन है। यहां पे 4 पॉइंट मैंने मेंशन किए हुए हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसमें से कोई भी एक पॉइंट को उठाकर आप कंक्लूड कर सकते हो आंसर को अपने, ठीक है। चलिए छोड़ो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं ना, कि कंक्लूड किस प्रकार से करना है आंसर को, वो हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अब रिसेंटली क्या कंटेस्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट सरकार लेके आई थी जो था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। क्या था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम इसमें राष्ट्रपति भवन को डेवलप करेंगे, नए पार्लियामेंट हाउस बनाएंगे, ठीक है, इंडिया गेट, नेशनल आर्चिव, ये सारी जो आपकी पूरी लोकेशन है दिल्ली में, वहां पर क्या किया जाएगा, डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चला जाएगा। पार्लियामेंट की मेनली नई बिल्डिंग
प्रिपेयर की जाएगी। ठीक है, ये प्रोजेक्ट सरकार लेकर आई थी। इसके ऊपर क्या किया गया, पीआईएल फाइल कर दी गई। ठीक है ना, कि इस विस्टा प्रोजेक्ट के लिए जुडिशियल रिव्यू लिया जाना चाहिए कोर्ट के द्वारा। ठीक है ना, क्यों लिया जाना चाहिए? लोगों का ऐसा मानना था कि अभी क्या चल रहा है, ये समय सही नहीं है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो है फाइनेंशियल लॉस कंट्री को देखने को मिल रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पर रोजगार वगैरह जनरेट हो, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो, वहाँ पर पैसा खर्च करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे कि सही है या गलत है। ऑलराइट, हम जो हमारा टॉपिक उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहेंगे, वो आप खुद से ही डिसाइड कर लो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार जो है वो सक्षम है डिसीजन लेने में कि वो कौन सी पॉलिसीज को फ्रेम करना चाहता है। ये बात हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, अब वो सक्सेसफुल साबित होता है या डिसीजन, या फिर नहीं होता है, फेलियर साबित हो जाता है, ये बात की बात है। ठीक है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, सुप्रीम गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो डिसीजन ले कि किस प्रकार की पॉलिसीज उन्हें फॉर्मुलेट करनी है, क्या उन्हें सही लगता है। ऑलराइट, तो ये था पूरा कंटेस्ट। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले आर्टिकल को डिस्कस करते हैं जो कि हमारा रिलेटेड है कन्फ्लिक्ट ओवर रिवर नाइल। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और बहुत डिटेल से हम इसे आर्टिकल को स्टडी करेंगे। तो क्या कंटेस्ट है, देखिए क्या हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है रिवर नाइल। ठीक है, एक आपकी कंट्री है, ठीक है, जिसका नाम है इथोपिया। ठीक है, इथोपिया के द्वारा क्या किया जा रहा है, एक डैम का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ग्रेट रेजोनेंस डैम। कहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है? रिवर नाइल के ऊपर। ठीक है, तो इस रिवर के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके कारण जो आपकी दूसरी कंट्रीज हैं उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इजिप्ट जो है यहां पर आप देख सकते हैं, इजिप्ट, ठीक है ना, यहां पर है इजिप्ट, उसको प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ जो सूडान है इस कंट्री को भी प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों, क्या होगा कि अगर इथोपिया के द्वारा क्या कर लिया गया, कंस्ट्रक्शन कर लिया गया, तो वाटर जो होगा जो सूडान में और इजिप्ट तक पहुंचना चाहिए वो वाटर नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना, इथोपिया के द्वारा वाटर को ब्लॉक कर लिया जाएगा। तो ये पूरा अभी क्या था, डिस्प्यूट चल रहा था। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, ये तीनों कंट्रीज जो हैं वो साथ में आ रही हैं और ये बहुत पुराना इशू है, करीब अ डिकेड ओल्ड इशू है ये। ठीक है, तो इस इशू को अब सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है इन कंट्रीज के द्वारा। थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं हम। देखिए, ये जो डैम मैंने आपको बताया कि जो रिवर नाइल के ऊपर बन रहा है, अगर मैं और स्पेसिफिक बात करूं तो रिवर नाइल की एक बहुत लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है ब्लू नाइल। ठीक है ना, अभी हम और डिटेल से रिवर नाइल को डिस्कस करेंगे जहां पर आपको और जो अभी आपके डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। बट ये जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वो किया जा रहा है इस ब्लू नाइल ट्रिब्यूटरी के ऊपर। ये नाइल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये ट्रिब्यूटरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो ऑलमोस्ट 2/3 जो वॉल्यूम है रिवर नाइल का वो इसी ट्रिब्यूटरी के द्वारा ऐड किया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कौन सी कंट्री के द्वारा किया जा रहा है? इथोपिया कंट्री के द्वारा किया जा रहा है। ऑलराइट, इस कन्फ्लिक्ट में कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है? इथोपिया, इजिप्ट और सूडान। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, इजिप्ट को क्या प्रॉब्लम है इस प्रोजेक्ट से? सबसे पहले तो इजिप्ट जो है वो डाउनस्ट्रीम में आता है। ठीक है, यानी कि इजिप्ट को पानी बाद में मिलेगा। आप देख सकते हैं यहां पर मैप में, अगर आप देखोगे तो यहां से कहीं से आपकी रिवर नाइल निकलती है, इथोपिया वगैरह सूडान से क्रॉस होती हुई इजिप्ट के में जाकर एंड हो जाती है। यहां पर आपकी मेडिटेरियन सी है, वहां पर जाकर ये रिवर ड्रेन करती है। ठीक है, तो इजिप्ट जो है वो लास्ट में रिसीव करता है वाटर को। तो इसका क्या कंसर्न है कि इथोपिया क्या करेगा, पानी को ब्लॉक कर लेगा। उसकी जो 97% जो ड्रिंकिंग वाटर है वो रिवर नाइल से आता है। फूड और वाटर स्कैरसिटी वहां पर हो जाएगी। ऑलराइट, सूडान को क्या इश्यूज हैं? तो सूडान को भी अगेन यही इश्यूज हैं। ठीक है, बट सूडान के ना यहां पर सूडान के साथ एक बहुत अच्छी चालाकी की गई कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए। सूडान को बोल दिया कि हम ये जो पूरा डैम वगैरह का कंस्ट्रक्शन करेंगे, इस डैम से जो भी पावर हम बनाएंगे उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट हम आपको भी दे देंगे। तो सूडान थोड़ा सा बीच में है। ठीक है ना, वो ना ही अपोज करता है ना ही इनका सपोर्ट करता है, तो वो बीच में स्टैंड लेता रहता है अपना। ऑलराइट, बट उसको भी एक प्रॉब्लम है कि क्या वाटर की जो स्कैरसिटी है वो हमें भी हो सकती है। ऑलराइट, लेकिन सूडान को बेनिफिट भी होगा यहां से। क्यों बेनिफिट होगा? अगस्त और सितंबर में क्या होता है, रिवर नाइल का जब डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वाटर की वॉल्यूम बढ़ जाता है उसका, तो वहां पर फ्लड आती है सूडान में। तो अगर वाटर को रेगुलेट किया जा सकेगा तो जो फ्लड वगैरह सूडान में आती हैं वो नहीं आएंगी। ठीक है ना, तो सूडान का थोड़ा सा पर्सनल यहां पर फायदा सूडान को दिख रहा है इस प्रोजेक्ट से।
चलिए अब रिवर नाइल को डिस्कस कर लेते हैं। तो रिवर नाइल के अगर बारे में अगर हम बात करें तो बुरुंदी एक जगह है, वहां से ओरिजिनेट होती है ये, ठीक है। साउथ ऑफ इक्वेटर में आती है। तो सबसे पहले कोई आपको बोले रिवर नाइल इक्वेटर को क्रॉस करती है, तो बिल्कुल रिवर नाइल जो है इक्वेटर को क्रॉस करती है, ठीक है। मेडिटेरियन सी में जाकर इजिप्ट के द्वारा फ्लो होकर मेडिटेरियन सी में ये ड्रेन कर जाती है, ठीक है। इसके सोर्स की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक है यहां पर, लेक विक्टोरिया। यहां पर आप देख सकते हैं तंजानिया, केनिया और युगांडा जो कंट्रीज हैं उनकी बाउंड्री को टच करती है लेक विक्टोरिया, ठीक है। लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है रिवर नाइल, ठीक है। ओरिजिनेट होती है व्हाइट नाइल के रूप में। यहां से एक और लेक है जिसका नाम है लेक ताना। यहां से आपकी एक और रिवर आती है जिसका नाम है ब्लू नाइल। तो ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलकर आपकी नाइल रिवर को बनाते हैं और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको जरूरत हो तो, ठीक है। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आपको ये नोट्स हमारे पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद कहां कहां पर बेसिन है रिवर नाइल का, तो तंजानिया, बुरुंदी, रवांडा, कॉन्गो, केनिया, यहां पर इसका बेसिन फैला हुआ है। बहुत बड़ी रिवर है तो इसका बेसिन बहुत सारी कंट्रीज में फैला हुआ है। इसके अगर हम डेल्टा की बात करें तो यहां पे इजिप्ट से फ्लो होती हुई जाके मेडिटेरियन सी में गिरती है, तो यहां पर डेल्टा फॉर्म करती है। फैन शेप का इसका डेल्टा होता है, ऑलराइट। 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल और अटबारा, ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है गल्फ कंट्रीज से। और आज का डिस्कशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, आपको देख सकते हैं, ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये। क्या है गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड कंटेस्ट। यहां पर रिसेंटली एक डील साइन हुई है जिसका नाम है सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी डील, ठीक है। कौन सी कंट्रीज के बीच में कल डील साइन हुई है, तो आपकी जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है उन कंट्रीज के बीच में यह डील साइन हुई है। यहां पर आप देख लीजिए गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, ठीक है ना, ये कंट्रीज हैं जो कि मेंबर हैं गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की, ठीक है। जो मतलब कि नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि पर्शियन गल्फ में लाया करती है ना, वो हैं इसकी मेंबर्स, ठीक है। अब बैकग्राउंड समझते हैं कि क्यों है ये डील को पूरे साइन करने की जरूरत क्यों हुई, ठीक है ना। बैकग्राउंड को समझिएगा अच्छे से। 2017 में क्या हुआ था, सऊदी अरेबिया और इसकी जो एलाइज कंट्रीज हैं यानी कि यूएई, बहरीन, इजिप्ट, कतर, इन्होंने क्या किया, सैंक्शन इंपोज कर दिए कतर के ऊपर। सॉरी, कतर नहीं, ये इसकी एलाई कंट्री नहीं है। इन लोगों ने क्या किया, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन और इजिप्ट, इन्होंने मिलकर क्या किया, कतर के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है ना। यानी कि हम क्या करेंगे, ब्लॉकेड लगा दिए, ना ही हम आपके साथ कोई बिजनेस करेंगे, ऑलराइट, और ब्लॉकेड और लगा दिए, नेवल, एयर, लैंड ब्लॉकेड सारे के सारे इस कंट्री के ऊपर इंपोज कर दिए, ठीक है। क्यों इंपोज किए, तो देखिए यहां का आपकी थोड़ी सी पॉलिटिकल नॉलेज आपको इस पूरे रीजन का होना चाहिए। क्या होता है ना, सऊदी अरेबिया की और ईरान की आपस में बनती नहीं है। जैसे इंडिया पाकिस्तान है वैसे सऊदी अरेबिया और ईरान है, इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, आपस में इनके बीच में झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। तो कतर ने क्या किया, कतर के ऊपर ऐसे आरोप लगे कि कतर जो है वो ईरान के क्लोज जा रहा है, ठीक है। प्लस कतर क्या कर रहा है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहा है और टेरर फंडिंग में भी इसका रोल है, ठीक है ना। टेरर फंड किया जाता है कतर के द्वारा। तो इन्हीं रीजंस के कारण सैंक्शंस लगा दिए गए कतर के ऊपर। बट अब एक डील साइन हुई, सॉलिडारिटी एंड स्टेबिलिटी डील, जिसके अंडर क्या किया गया, जो सैंक्शंस थे उनको हटा लिया गया, ठीक है ना, ये सैंक्शंस हटा लिए गए, ऑलराइट। तो ये था पूरा कंटेस्ट। उम्मीद है आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे और अब डिस्कस कर लेते हैं इंडिया के रिलेशन को गल्फ रीजन के साथ, कि इंडिया के किस प्रकार से रिलेशन है गल्फ रीजन की कंट्रीज के साथ। तो इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना, और पिछले कुछ सालों में इंडिया के रिलेशन गल्फ कंट्रीज के साथ इंप्रूव भी हुए हैं। हमारा बायलैटरल ट्रेड उनके साथ बढ़ा है, ऑलराइट। अभी का जो बायलैटरल ट्रेड की अगर हम बात करें तो 121 US बिलियन डॉलर्स हमारा ट्रेड हो चुका है गल्फ कंट्रीज के साथ। बहुत सारे रेमिटेंसेस हमें आते हैं, कतर से ही हमें बहुत सारा रेमिटेंस आता है, ठीक है। सऊदी अरेबिया, यूएई में इंडिया के बहुत सारे इंडियंस हैं जो वहाँ पर रहकर काम करते हैं और रेमिटेंस भेजते हैं, ठीक है। इंडिया की जो क्रूड ऑयल की डिमांड है वो गल्फ कंट्रीज के द्वारा फुलफिल की जाती है। इंडिया और ईरान के अगर हम रिलेशन को डिस्कस करें यहाँ पर, तो इंडिया के ईरान के साथ भी रिलेशंस जो है ना वो बहुत अच्छे हैं।
बट मेजर हिट कब हुआ इंडिया और ईरान के रिलेशंस के बीच में, जब यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए और यूएसए ने बोला कि जो भी यूएसए की अलाइज कंट्री हैं वो भी क्या करो, ईरान से बिजनेस करना बंद कर दो, यानी कि ईरान से ऑयल वगैरह लेना बंद कर दो। अब आपको पता होगा इंडिया क्या कर रहा था, चाबहार प्रोजेक्ट यहां पर डेवलप कर रहा था। ईरान जो है वो हमें बहुत सस्ते में ऑयल वगैरह जो है वो दे देता है। इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टिंग कंट्री हुआ करता था जहां से इंडिया ऑयल बुलाता था। तो इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन वहां से क्या हुआ ना, थोड़ी सी हमने दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया ईरान के साथ। अब आपको पता होगा जो चाबहार प्रोजेक्ट है वहां से भी ईरान बाहर आ गया है। अब इंडिया जो है वहां पर जाकर चाबहार प्रोजेक्ट पोर्ट नहीं डेवलप कर रहा है, अब ईरान खुद से ही डेवलप करेगा उस पोर्ट को। तो अब थोड़े से रिलेशन जो है इंडिया और ईरान के बीच में थोड़े से गड़बड़ हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड है यक्षांगना से। ठीक है, एक आर्टिस्ट थे, ये एक आर्ट फॉर्म है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, तो इस आर्ट को परफॉर्म करते वक्त एक आर्टिस्ट की डेथ हो गई स्टेज पर ही। ठीक है, तो काफ़ी ट्रेजेडिक था। इस आर्ट फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक आइडिया आपको लगना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्म है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो कर्नाटका से बिलोंग करता है ये आर्ट फॉर्म। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल थिएटर टाइप का परफॉर्मेंस है। ठीक है ना, थिएटर यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। इसकी जो थीम होती है वो मैथोलॉजिकल थीम होती है। ठीक है ना, रामायण महाभारत उनकी थीम्स पर बिलोंग करता है ये। ठीक है, और पुराण की जो स्टोरीज हैं उनको बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक मैसिव आप देख सकते हैं, इस प्रकार का एक मैसिव हैट वगैरह किया जाता है, बहुत हैवी मेकअप होता है, और मेनली जो है ना आपके एक्सप्रेशन वगैरह यहाँ पर होना चाहिए। परफॉर्मेंस ज़्यादा मायने नहीं रखती, आपका जो आई मूवमेंट है, एक्सप्रेशन है, वो यहाँ पर मायने रखता है। ठीक है, जो रिसाइटेशन होता है वो कन्नड़ लैंग्वेज में होता है और तुलु लैंग्वेज में होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी सारे जो भी थिएटर फॉर्म्स हैं उनकी। बहुत फेमस नौटंकी कहाँ पर परफॉर्म होता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, रोमांटिक पर्शियन लिटरेचर इसकी थीम होती है। ठीक है, एक है आपका तमाशा, ये होता है महाराष्ट्र में। ठीक है ना, फोक फॉर्म है, यहाँ पर जागरण वगैरह कीर्तन वगैरह परफॉर्म किया जाता है। भवाल है जो कि गुजरात में होता है। ठीक है, उसके साथ ये क्या होता है ना, ये ह्यूमर होता है, एक सटायर टाइप का होता है। भवाई माफ कीजिएगा, भवाल बोल दिया मैंने, भवाई है ये। ठीक है, यात्रा है। ठीक है, यात्रा क्या होता है, भक्ति मूवमेंट की जो पूरी स्टोरीज हैं वो यहाँ पर बताई जाती हैं। कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, तो देखिए चैतन्य गुरु, इनके बारे में हम सभी पढ़ते हैं। चैतन्य गुरु जो कहाँ पर हुआ करते थे, ये इनका इन्फ्लुएंस था वेस्टर्न बंगाल वाले एरिया में। ऑलराइट, तो वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, फिर कोडियाट्टम है, केरला में परफॉर्म किया जाता है। ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है इंडिया का। ऑलराइट, मास्टरपीस है, इसको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया गया है इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, कोडियट्टम। ठीक है, मोडियट्टू है, ये भी केरला का ही आर्ट फॉर्म है। यहां पर क्या होता है, बैटल्स दिखाई जाती हैं गॉडेसेस काली एंड डीमन दारिका के बीच में। ऑलराइट, फिर भावना है, ये असम में परफॉर्म किया जाता है और एक यूनिक असमीज मैथाली मिक्स्ड लैंग्वेज यहां पर दिखाई जाती है और कृष्णा के ऊपर डेडिकेटेड होता है। फिर है माच, बहुत फेमस, एमपी के बच्चे सतर्क हो जाओ। माच जो होता है वो मध्य प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। फोक थिएटर वगैरह, सैक्रेड कैरेक्टर, रिलीजियस सेक्युलर थीम्स की होती है। ठीक है, भांड पत्थर ये होता है कश्मीर में, बहुत इंपॉर्टेंट। सटायर होता है, विट होता है और पैरोडी होती है। ठीक है, सटायर ना अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सटायर आपको पता होगा एक कॉमेडियन है, उनको क्या किया गया, रिसेंटली अरेस्ट किया गया। ठीक है, उनको कुछ उनके शो में जाके कुछ लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया। और ऐसा बोला जाता है लेफ्ट विंग के वो व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें अरेस्ट किया। ठीक है, तो ब्लास्फेमी एक वर्ड होता है, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहता है। ठीक है ना, इसके ऊपर आप डिस्कशन कीजिएगा खुद ही, आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये आर्टिकल पसंद आया है, सारे डिस्कशन जो भी हमने आर्टिकल किया वो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।